तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की काफी पॉपुलर महा बजट वाली एक सीरीज के बारे में जिसका नेम है द विचर। नाम तो सुना ही होगा, रिव्यू की जरूरत तो है नहीं, काफी टाइम पहले सीजन 1 आया था, बट फिर भी हल्का फुल्का बता देता हूँ। तो सीरीज कतई जहर है, ऑब्वियसली मैं कतई जहर सीरीज पे वीडियोस बनाता हूँ। ये आती है फैंटेसी, एडवेंचर एंड ड्रामा की कैटेगरी में, और ये बेस्ड है विचर नेम के गेम पे, और गेम बेस्ड है इसकी नॉवेल्स पे। तो इससे समझ में ये आ रहा होगा इसका बहुत बड़ा वाला यूनिवर्स है, बहुत लंबी स्टोरी है, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी। इतनी लंबी कि ऑलरेडी सीरीज के 7 सीजन कंफर्म हो चुके हैं और अभी और भी बढ़ सकते हैं आगे। मेरे लिए तो खुशी की बात है, कंटेंट मिलेगा। खैर फिलहाल 2 सीजन आ चुके हैं, पर मैं इस वीडियो में पूरा सीजन 1 तो एक्सप्लेन करूंगा, बट एपिसोड वाइज नहीं, उसमें इतना मजा नहीं आता। मैं सिर्फ इसकी टाइमलाइन वाइज आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज है इस सीरीज में वो इसकी टाइमलाइन ही है। इसमें एक नहीं बल्कि 3 डिफरेंट टाइमलाइंस देखने को मिलती हैं, 3 अलग अलग मेन कैरेक्टर्स की। तो सब पे डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऐसे ही और कंफ्यूजिंग चीजों को सिंपल वे में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर से। तो पूरे सीजन 1 में अपने को मेन 3 कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया गया है। पहला ऑब्वियसली मेन हीरो द विचर, जिसका नेम होता है गेरोल्ट। सेकंड होती है एक खूबसूरत महिला, एक सॉर्सरेस, बोले तो जादूगरनी, इसका नेम होता है येनिफर। एंड थर्ड होती है एक लड़की, एक राजकुमारी, जिसकी डेस्टिनी जुड़ी होती है विचर से, इसका नेम होता है सिरेला। प्यार से इसको सिरी बोलते हैं, आईफोन वाली नहीं। तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं की अलग अलग टाइमलाइंस अपने को दिखाई गई हैं, और सीजन फिनाले में आके इन तीनों की टाइमलाइन एक साथ आके मिलती है। उससे पहले तीनों की अलग अलग स्टोरी चल रही होती है। तो इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन होता है और इनकी क्या बैक स्टोरी होती है उस पर अपन बात करेंगे 1 बाय 1 करके। तो स्टार्ट करते हैं गेरोल्ट ऑफ रिविया से, बोले तो विचर से। तो यहाँ पर विचर एक्चुअली में किसी का नेम नहीं होता, ये एक तरीके से टाइटल होता है, बोल सकते हो। यहाँ एक विचर नहीं, बहुत सारे विचर्स होते हैं जिनकी जो जॉब होती है वो होता है मॉन्स्टर्स, राक्षस या दानव, इन सबको मारना, इनसे फाइट करना। सीरीज का सबसे पहला सीन ही यही होता है जहाँ गेरोल्ट एक किकीमोरा नेम के मॉन्स्टर को मार डालता है। इसके बदले में लोग इसको कॉइन्स देते हैं, मतलब पे करते हैं। बेसिकली नेता टाइप होता है, ये अपने लिए काम नहीं करता, जनता के लिए काम करता है। हालांकि नेता जैसे नहीं कि हर जगह मिल जाए, यहाँ बहुत ही रेयर विचर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि इनका काम बहुत डेंजरस होता है। इनके पास स्पेशल पावर्स वगैरह भी होती हैं, मैजिक एंड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ टाइप। तो ऐसे ही एक विचर अपने को दिखाते हैं गेरोल्ट, अपना सुपरमैन। तो बात करते हैं इसके चाइल्डहुड के बारे में। तो अपने को लास्ट एपिसोड में इसके बचपन का सीन दिखाया गया है। तो यहाँ से समझ जाओ कि डायरेक्टर ने कितना दिमाग का दही किया होगा टाइमलाइन को आगे पीछे करके। तो अपने को लास्ट एपिसोड में एक सीन दिखाते हैं जहाँ गेरोल्ट वही काम कर रहा होता है जिसमें ये बेस्ट है, मॉन्स्टर्स को पेलना। बट मॉन्स्टर के एक इन्फेक्शन की वजह से ही इसका माइंड प्रॉपर वे में काम करना बंद कर देता है। सो इसको विजन्स वगैरह आने लगते हैं इसके बचपन के। तो बचपन के विजन्स में इसकी बायोलॉजिकल माँ होती है जिनका नेम होता है वेसेना। इसने गेरोल्ट को अबैंडन कर दिया था, मतलब इसको छोड़ के चली गई थी केर मोहर नेम की एक प्लेस पे जब वो छोटा था। और यहाँ पर गेरोल्ट मिला था वेसेमीर नेम के एक विचर से, और वेसेमीर ही इसका फिर मेंटोर बना था, और गेरोल्ट को इसी ने विचर ट्रेनिंग भी दी थी। ये वेसेमीर अपने को सीजन 1 में नहीं दिखाया गया, बस इसके बारे में हम लोग को बताया गया है। हालांकि अभी कुछ टाइम पहले एक विचर की एनिमेटेड फिल्म आई थी, उसमें अपने को वेसेमीर की स्टोरी दिखने को मिली थी। मेन कैरेक्टर में वेसेमीर था, जहां अपने को पता चला था कि विचर बनने की ट्रेनिंग छोटे से ही स्टार्ट हो जाती है। बहुत बच्चे विचर बनने आते हैं, जिसमें एक गेरोल्ट भी होता है, बट ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा वाली हार्ड होती है। सिर्फ 10 में से 2 या 3 बच्चे ट्रेनिंग पास कर पाते हैं, या फिर बोल सकते हो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जो सर्वाइव नहीं कर पाते वो लिटरली मर जाते हैं, इतना ज्यादा हार्ड होती है। लेकिन किसी तरह अपना गेरोल्ट सर्वाइव कर जाता है ऑब्वियसली। और अपने को ये चीज सीरीज में कंफर्म नहीं करी गई कि आखिर गेरोल्ट की एज क्या है, बट इंटरनेट के विद्वानों के अकॉर्डिंग मे बी गेरोल्ट 100 साल से ज्यादा का हो सकता है। इस यूनिवर्स में जादूगर लोग ज्यादा एज नहीं करते, इसी वजह से आगे हमें इसकी माँ को फर्स्ट टाइम दिखाते हैं, वेसेना को, एकदम एंड में, जो गेरोल्ट की हालत को ठीक करने आई होती है। तो वेसेना बहुत यंग दिख रही होती है, लग ही नहीं रहा होता कि ये इसकी माँ है, क्योंकि वो भी एक जादूगरनी होती है, मतलब वो भी एज नहीं करती। और ऑब्वियसली गेरोल्ट इससे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि ये इसको अबैंडन करके चली गई थी, बेसिकली इसको विचर बनाने के लिए छोड़ गई थी। और इसकी माँ के बारे में अपने को नहीं दिखाया गया, मे बी सीजन 2 में आए वो, मे बी नहीं आए। खैर ये थी बैक स्टोरी अपने विचर की, बोले तो गेरोल्ट की। अभी आगे और मिस्ट्री है इसकी, बट उस पे बात करने से पहले अपन सेकंड मेन कैरेक्टर पे आते हैं, जो है येनिफर। अब इसकी टाइमलाइन गेरोल्ट से अलग है, कंपैरिजन करें तो टाइमलाइन वाइज छोटी भी है, क्योंकि बताया मैंने गेरोल्ट 100 साल से ऊपर का है, बट येनिफर का ऐसा नहीं है। तो इसकी ओरिजिन स्टोरी गेरोल्ट की ओरिजिन स्टोरी से बहुत बात की है, मे बी दोनों के टाइम में 30 या 40 साल का डिफरेंस हो सकता है। सो येनिफर बचपन में एक नॉर्मल लड़की तो होती है, बट फिजिकली नॉर्मल नहीं होती। इसकी बैकबोन और इसकी जॉ डिसलोकेटेड होती है, इस वजह से इसको काफी बुली किया जाता था। इवन इसके खुद के फादर इसको सही से ट्रीट नहीं करते थे, बट ये एक तरीके से स्पेशल लड़की थी क्योंकि इसके पास होती थी मैजिकल पावर्स। ये बात इसको खुद नहीं पता थी उस टाइम, बस एक दिन अचानक से टेलीपोर्ट होकर किसी केव में आ गई थी, स्ट्रीट नेम के सॉर्सरर के सामने। ये स्ट्रीट काफी अच्छा बंदा होता है, इवन आगे चल के येनिफर का अफेयर भी स्टार्ट हो जाता है इसके साथ। तो स्ट्रीट समझ गया था कि इस लड़की के पास मैजिकल पावर्स हैं, इसका मतलब टेसाया इसको अपने क्लैन में शामिल कर लेगी। टेसाया के बारे में बताऊं तो ये भी एक बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल सॉर्सरेस होती है, जादूगरनी होती है। ये अपना खुद का एक मैजिकल स्कूल चलाती है, जहां ये मैजिकली टच लड़कियों को मैजिक सिखाती है, बेसिकली उनको ट्रेन करती है सॉर्सरेस बनाने के लिए, एक परफेक्ट जादूगरनी। तो टेसाया को जैसे पता चलता है येनिफर के बारे में, तो ये उसको इसके फादर से खरीद के ले जाती है। इसका फादर खुशी खुशी इसको बेच भी देता है, वाह, क्योंकि उसके लिए तो बस ये बोझ थी। और अब यहाँ से येनिफर की मैजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। टेसाया इसको ट्रेन करती है, इसके साथ और भी लड़कियां होती हैं, वो भी मैजिक सीख रही होती हैं। और यहाँ जो मैजिक होता है उसको बोलते हैं केओस मैजिक। इसकी खास बात ये होती है कि आपको मैजिक का यूज करने के लिए किसी और चीज को सैक्रिफाइस करना होता है, परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए। इसी वजह से टेसाया यहाँ पर जो मैजिकली वीक लड़कियां होती हैं उनको ईल्स में कन्वर्ट कर देती है।
और उनकी पावर से इसका जो मैजिक कैसल टाइप होता है एरेटुजा नेम का, ये उसको पावर्स देती है। मतलब वही कि एक चीज में मैजिक देने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना होता है, परफेक्ट बैलेंस। सो यहाँ भी येनिफर एक सॉर्सरेस बन जाती है काफी ट्रेनिंग के बाद। मतलब अब इसको कहाँ सेटल करना है। बहुत सारे राज्य टाइप होते हैं यहाँ पर, निल्फगार्ड, एड्रियन ऐसे करके, और एक प्रॉपर कोर टाइप होता है जहाँ टॉप लेवल के मैजिशियंस होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, इनको बोलते हैं ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरेस। और वो इस चीज को डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर किसको भेजना है। तो पहले यहाँ येनिफर को निल्फगार्ड में ट्रांसफर करने की बात होती है, बट येनिफर को वहां नहीं जाना होता। तो यहाँ एक रूल चलता है कि ग्रेजुएशन के बाद मैजिशियंस अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसा वो चाहते हैं उसमें। तो येनिफर ये डिसीजन ग्रेजुएशन से पहले ही ले लेती है, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाला मैजिक के थ्रू। और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ के मैजिक के हिसाब से एक चीज को करने के लिए उसके बदले कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। तो अगर येनिफर को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके बदले इसको अपनी फर्टिलिटी का सेक्रीफाइस करना होता है। ये हर सोर्सेस पे अप्लाई होता है, मतलब फिर ये कभी भी बायोलॉजिकल मान नहीं बन पाएगी। तो येनिफर इस चीज के लिए रेडी हो जाती है और इसका बहुत पेनफुल मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में ये एकदम पूरी चेंज हो जाती है। हर कोई इसके ट्रांसफॉर्मेशन को देख के हैरान हो जाता है, मग्नमुग्ध हो जाता है, बोल सकते हो कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। और ये सीधे जाती है एड्रियन के किंग के पास जो मेन काउंसलर था, और उसको सेड्यूस करके ये अपने ट्रांसफर कैंसिल करवा देती है। मतलब अब ये निल्फगार्ड नहीं जाएगी, एड्रियन में ही रहेगी सॉर्सरेस बनके। और इस बात से जितने भी अदर मैजिशियंस वगैरह थे वो बोल सकते हो कि येनिफर के एनिमी टाइप बन जाते हैं। इसका बोल्ड मूव किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस वजह से इवन टिजिया ने भी नहीं किया था। तो अब ये थी बैक स्टोरी येनिफर द सॉर्सरेस की। इसकी भी आगे मिस्ट्री है, बट उस पर बात करने से पहले अपन आते हैं थर्ड मेन कैरेक्टर पे, जो है राजकुमारी इंदुमती, मतलब सिरी। तो अब लग रहा होगा कि इसकी क्या ही ओरिजिन होगी, क्या ही बैक स्टोरी होगी इसकी। छोटी सी तो है, कल की पैदा हुई लड़की बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये सिरी यही मेन सेंटर है इस पूरे सीजन 1 की। ऐसा कोई एपिसोड नहीं होगा जहां हम लोगों ने सिरी का नेम ना सुना हो। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी स्टोरी कनेक्टेड होती है विचर से, मतलब गेराल्ट से। और ऑब्वियसली ये बहुत छोटी है, तो इसकी और गेराल्ट की टाइमलाइन में बहुत ही ज्यादा वाला डिफरेंस होगा। मे भी 15 या 16 साल की होगी है, और विचर तो 100 साल से ऊपर। खैर, इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है जब गेराल्ट जाता है एक कलंथी नेम की महारानी के महल में, सिंट्रा नेम की प्लेस पे। यहाँ पर बेसिकली स्वयंवर हो रहा होता है एक प्रिंसेस का, प्रिंसेस पवेटास, वही कलंथी की बेटी। दुनिया भर के राजकुमार लोग यहाँ आए होते हैं इसका हाथ मांगने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पावड़ी चल रही होती है। गेराल्ट यहाँ मजबूरी में एज अ सिक्योरिटी के लिए आया होता है, एकदम सज धज के। और यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो देखने में मॉन्स्टर टाइप ही लग रहा होता है, और वो अपने आप को प्रिंसेस पवेटा का लवर बोलता है, और होता भी है। तभी पवेटा इस स्वयंवर के अगेंस्ट थी, और इस चीज से हर कोई हैरान हो जाता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा हो जाती है रानी कलंथी। ये अपनी बेटी की शादी एक मॉन्स्टर से नहीं करना चाहती ऑब्वियसली, इसलिए उस पर हमला करवा देती है, मतलब उस मॉन्स्टर पे। हालांकि गेराल्ट बीच में इंटरफेयर कर देता है क्योंकि वो बंदा कोई मॉन्स्टर नहीं होता, उसको श्राप मिला होता है मॉन्स्टर बनने का। और यहाँ एक टर्म सामने आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सरप्राइज। इसका मतलब बेसिकली प्रॉमिस ही होता है एक तरीके से। जैसे आपने मेरी अगर जान बचाई तो बदले में आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं और वो पूरा करना पड़ेगा। इसको लॉ ऑफ सरप्राइज बोलते हैं यहाँ पर। बस थोड़ा और ड्रामेटिक हो जाता है ये, जैसे इस प्रॉमिस को कोई टाल नहीं सकता, ये एक डेस्टिनी बन जाती है। मतलब अगर प्रॉमिस कर लिया तो वो हो के ही रहेगा। सो यहाँ उस मॉन्स्टर टाइप बंदे ने बहुत टाइम पहले रानी कलंथी के हस्बैंड की जान बचाई थी। सो बदले में इसने लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा था, मतलब उनकी बेटी का हाथ, और इसकी डेस्टिनी बन गई थी। सो मतलब अब प्रिंसेस पवेटा की शादी उस मॉन्स्टर फेस से होना तय थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कलंथी इस चीज के अगेंस्ट जाने लगती है। इवन ये उस बंदे को जान से मारने का भी ट्राई करती है लॉ ऑफ सरप्राइज तोड़ने के लिए। लेकिन तभी फर्स्ट टाइम प्रिंसेस पवेटा अपनी पावर्स का यूज कर देती है। इसकी स्क्रीम बहुत ही पावरफुल होती है और ये पूरा टोर्नेडो लाके खड़ा कर देती है यहाँ पर अपने लवर की जान बचाने के लिए। हालांकि विचर इसको रोक लेता है और सब कुछ सही कर देता है। तो अब लास्ट में इस बॉन्ड की पावर को देख के कलंथी भी बेचारी पिघल जाती है और इनकी शादी करवा देती है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी वाला सीन। और तभी उस मॉन्स्टर फेस का श्राप भी टूट जाता है, वो नॉर्मल आदमी बन जाता है, मतलब वो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला सीन। तो अब जब ये पूरा कांड शांत हो जाता है और विचर यहाँ से जाने ही वाला होता है, तो वो मॉन्स्टर फेस इसका साथ देने के बदले विचर को कुछ भी मांगने को बोलता है। और विचर ने पहले डायलॉग मारा था कि ये डेस्टिनी वगैरह में घंटा विश्वास नहीं रखता, ये नहीं मानता ये सब। तो ये मजे मजे में लॉ ऑफ सरप्राइज बोल देता है और उसी टाइम पवेटा वॉमिट कर देती है। मतलब पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट होती है। तो अब ये चीज़ मुझे भी कायदे से समझ में नहीं आई, बट इतना समझो कि किसी तरह लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से अब पवेटा का जो भी चाइल्ड होने वाला होता है उसका धागा जुड़ जाता है गेराल्ट से, मतलब उसकी डेस्टिनी गेराल्ट से जुड़ जाती है। और नॉवेल से अपने को ये चीज़ पता है कि लॉ ऑफ सरप्राइज से जो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है वो उतना ही पावरफुल होता है जितना बायोलॉजिकल फादर एंड चाइल्ड का बॉन्ड होता है। मतलब अब ना चाहते हुए भी गेराल्ट पवेटा के होने वाले बच्चे का फादर बन जाता है, अडॉप्टेड ही सही बट बन जाता है। अब ये इसकी डेस्टिनी है, ये इसे चेंज नहीं कर सकता। तो फिलहाल तो गेराल्ट यहाँ से चला जाता है ये बोल के कि इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, डेस्टिनी वगैरह पे। और फिर काफ़ी टाइम बीत जाता है, 10-15 साल में भी सिंट्रा में सब नॉर्मल हो जाता है और पवेटा की डॉटर होती है वही जिसकी डेस्टिनी कनेक्टेड होती है गेराल्ट से। सो अब गेस करो कि कौन होगी पवेटा की डॉटर? ऑब्वियसली वही सिरेला, मतलब सिरी। तो ये थी बैक स्टोरी सिरी की कि किस तरह ये लिंक होती है विचर से। तो अब तीनों कैरेक्टर्स की मेन टाइमलाइन आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि आपस में इनकी स्टोरी कहाँ जाती है। सो येनिफर जो याद होगी एक सॉर्सरेस बन गई थी, तो ये लगभग 30 सालों तक एड्रियन में अपनी जॉब करती है, फाइट करती है, लोगों की हेल्प करती है। और इन्हीं 30 सालों में विचर इसकी इस साइड अपनी जर्नी चल रही होती है। सबसे पहले ये ब्लेविकन नेम की जगह में जाता है, एक रेनफ्री नेम की लड़की से लड़ता है जो कि एक विचर टाइप ही होती है। बट उसके गेराल्ट से कुछ पंगे हो जाते हैं, तो रेनफ्री के साथ साथ गेराल्ट उसके सभी साथियों को मार डालता है।
और इसी वजह से इसका नया नामकरण हो जाता है द बुचर ऑफ ब्लेविकन। इस नेम से ये बहुत ज़्यादा वाला फेमस हो जाता है। और फिर आगे जाके कुछ टाइम बाद विचर का एक नया दोस्त बनता है येसिकर नेम से, जो एक सिंगर होता है, और इसने विचर के ऊपर एक गाना बनाया होता है टॉस अ कॉइन करके, जो विचर की दुनिया के साथ साथ अपनी रियल दुनिया में भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। और अब गेराल्ट को लोग व्हाइट वुल्फ नेम से जानने लगते हैं। और इसके बाद गेराल्ट जहाँ भी जाता है येसिकर के साथ ही जाता है। बेस्ट फ्रेंड बन गए होते हैं दोनों एकदम। इवन जो कैलेंथी के महल वाला कांड हुआ था उस टाइम भी येसिकर गेराल्ट के साथ ही था, यही उसको वहीं ले गया था एक्चुअली में। और इस साइड येनिफर ये कुछ टाइम बाद बाकी सोर्सेस का साथ छोड़ देती है क्योंकि इसको पॉलिटिक्स वगैरह पसंद नहीं होती, और साथ में इसको भी कोई पसंद नहीं करता। पूरे सीजन भर इसका कॉन्फिडेंस जिस लेवल पे इंक्रीज हुआ है ना भाई साहब, कतई जहर। तो ये सबका साथ छोड़ देती है, एक सोलो प्लेयर बन जाती है, मतलब अकेले काम करने निकल जाती है। और एक मिशन में इसके हाथों में एक मासूम बच्चा मर गया था, जिसके बाद इसके अंदर की ममता जाग गई थी। और बताया था मैंने कि इसने अपनी फर्टिलिटी का सेक्रीफाइस कर दिया था। सो अब ये कोई तरीका ढूंढने लगती है जिसके थ्रू इसकी फर्टिलिटी इसको वापस मिल जाए ताकि ये बायोलॉजिकल माँ बन सके। तो इस साइड एक दिन येसिकर के गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ये बिना सावधानी के जिनका डब्बा खोल देता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो विचर को इसकी हालत सही करने के लिए एक मेज की जरूरत होती है, मतलब एक जादूगर की जरूरत होती है। तो ये पूछ पाछ के एक घर में जाता है जहाँ ये पहली बार टकराता है येनिफर से। और ये येनिफर इसको देख के समझ जाती है कि ये वही है फेमस व्हाइट वुल्फ, मतलब द विचर। सो ये इसके दोस्त की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इसके अपने कुछ सीक्रेट प्लान्स होते हैं। वो जो जिन था जिस वजह से येसिकर का गला खराब हो गया था, तो वो नॉर्मल जिन की तरह ही वर्क करता था कि जिसने जिनको खोला था उसको 3 विशेष मिलती थी और वो जिन इसको पूरी करेगा। तो येनिफर को लगता है कि येसिकर वो बंदा है जिसके पास वो जिनकी 3 विशेष हैं, तो उसकी विश से अपनी इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम को सही कर सकती है। इसलिए विचर को बेवकूफ बना के येसिकर को कैद कर लेती है। बेसिकली इसका प्लान होता है कि जब येसिकर विश मांगेगा तो जिन यहाँ पर आएगा और ये जिनको कैद कर लेगी और उसकी आज़ादी के बदले में उससे पावर मांगेगी। इसको बस इतना ज़्यादा पावरफुल बनना होता है कि बस ये अपनी फर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम को दूर कर सके। बट एक्चुअली में येसिकर नहीं, बल्कि विचर के पास वो 3 विशेष होती हैं, इसको खुद नहीं पता होता है। एक विश तो ये किसी का थोपड़ा उड़ाने में वेस्ट कर देता है। बट जब इसे पता चलता है कि येनिफर जिन की विश को यूज़ करना चाहती है, तो ये समझ जाता है कि ये उसके लिए डेथ विश होगी, क्योंकि जिन एक्चुअली एक डार्क क्रिएचर होते हैं, वो कोई अच्छा प्राणी नहीं होता। वो येनिफर को इन्फिनिट पावर देके उसको मार डालता। सो ये चीज़ गेराल्ट समझ गया था, तो ये जिन की विश का यूज़ करके जिन को ही भगा देता है और इनडायरेक्टली येनिफर की जान बचा लेता है। और येनिफर इस पर गुस्सा तो होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बट इनकी डेस्टिनी भी किसी तरह मिली होती है। सो इनका भी यहाँ पर लफड़ा स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से इनकी रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। और सीजन एंड तक जाते जाते दोनों प्यार में मग्नमुग्ध हो चुके होते हैं। और फिर इनके काफ़ी टाइम लव स्टोरी चलती है, येनिफर और येसिकर की भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, फ्रेंड्स वाली। बट लास्ट में पता चलता है कि वो जो जिन था और उसकी जो 3 विशेष थी, उसमें एक विश विचर ने ये मांगी थी कि येनिफर इससे कभी दूर ना हो पाए, मतलब इनकी डेस्टिनी भी साथ में जुड़ जाए जैसे सिरी और गेराल्ट की जुड़ी थी। इसी वजह से ये दोनों अलग तो होते थे, बट घूम फिर के किसी तरह फिर से मिल जाते थे। तो अब ये बात येनिफर को जब पता चलती है तो इसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके हिसाब से इनके बीच में जो भी कुछ था वो रियल नहीं था, ये इनकी डेस्टिनी थी बस, जो कि गेराल्ट नहीं बनाई थी। और यहाँ इसको ये भी पता चलता है एक लिविंग ड्रैगन के थ्रू कि येनिफर कभी भी बायोलॉजिकल मदर नहीं बन पाएगी, वो कुछ भी ट्राई कर ले। एक सॉर्सरेस कभी भी अपनी वूम वापस नहीं ला सकती। तो ये चीज़ जानने के बाद येनिफर का दिल टूट जाता है और फिर बोल सकते हो कि गेराल्ट और येनिफर इनका ब्रेकअप हो जाता है। दोनों अलग अलग राह पर निकल जाते हैं और सेम टाइम में गुस्से में बैठा गेराल्ट येसिकर से भी फाइट कर लेता है। तो येसिकर भी सैड होकर येनिफर की तरह ही अलग निकल जाता है। नाउ अब बात करते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, मतलब इनके यूनिवर्स की पॉलिटिक्स के बारे में। तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत से राज्य टाइप होते हैं, समझ गए होगे, जैसे रिविया का गेराल्ट होता है, वेंगबर्ग की येनिफर होती है, और भी बहुत कंट्रीज होती हैं, किंगडम्स होते हैं। तो अगर डिटेल में मैं गया ना तो सबका सब ऊपर से जाएगा, बहुत बड़ा यूनिवर्स है इसका, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए अपन मेनली 4 राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। एक सिंट्रा, जहाँ की राजकुमारी सिरी थी, ऑब्वियसली सिंट्रा को लायन किंग भी बोलते हैं। एक सॉर्डन हिल, बोले तो किंगडम ऑफ सॉर्डन, ये जगह भी याद रखना। एक केयर मोहर, ये वो जगह होती है जहाँ सारे विचर्स की ट्रेनिंग होती है। इसको सीजन 1 में तो नहीं दिखाया गया, सीजन 2 में जाके ये जगह मेन सेंटर होगी, तो इसको अभी भूल जाओ तो कोई गम नहीं है। लास्ट में होता है निल्फगार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही राज मेन एंटेगनिस्ट होता है, बोले तो मेन विलन इसी के लोग होते हैं। निल्फगार्ड का किंग होता है एम्परर अमीर। इसको सीजन 1 में बिल्कुल ही मिस्टीरियस रखा गया है, मुंह दिखाई तक नहीं हुई इसकी। इसको इविल वे में बोला जाता है व्हाइट फ्लेम, और निल्फगार्ड के लोग बहुत डरते हैं इससे। इसके अंडर एक बंदा काम करता है, इसका सेनापति टाइप बोल सकते हो, कमांडर काहिर। ये व्हाइट फ्लेम के दिए ऑर्डर्स को फॉलो करता है। तो अब यहाँ पर रीजन किसी को नहीं पता होता, बट निल्फगार्ड के लोग पड़े होते हैं सिंट्रा के पीछे, बेसिकली सिरी के पीछे, जो सिंट्रा की राजकुमारी होती है। एक रीजन तो यही लगता है कि निल्फगार्ड को बस साम्राज्य अपना बढ़ाना होता है, इसलिए और राज्यों पे अटैक करते हैं जैसे सिंट्रा वगैरह। बट एक्चुअली में इनको सिरी चाहिए होती है किसी और रीजन की वजह से। वो रीजन होता है सिरी की पावर। याद होगा वो इवेंट सिंट्रा में जब विचर सो कॉल्ड फादर बन गया था सिरी का, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तब, तो सिरी की माँ ने पहले बहुत खतरनाक पावर का यूज़ किया था जिसको सिर्फ विचर ही रोक पाया था। तो वही सिमिलर पावर होती है सिरी के अंदर भी, इवन अपनी माँ से भी ज़्यादा पावर होती है। और बताया था मैंने कि सिरी ही मेन मिस्ट्री है इस पूरे विचर स्टोरी की। किसी को पता नहीं होता कि इसके पास कितनी पावर है, ये पावर कहाँ से आई और ये क्या क्या कर सकती है। खैर, एक और फैक्शन के बारे में जानना जरूरी है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, द ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स। ये एक तरीके से पंचायत टाइप होती है। इसमें कुछ काउंसिल मेंबर्स होते हैं जैसे येनिफर की मेंटोर टेसिया, और भी बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं, बट सभी मेजर्स होते हैं, मतलब जादूगर होते हैं।
और ये सब पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं और ये हर राज्यों में अपनी ट्रेन करी हुई जादूगरनी को भी भेजते हैं और फिर वो सॉर्सरेस उस राज्य को सर्व करती है अपनी जी जान से। जैसे याद होगा पहले येनिफर को निल्फगार्ड में भेजा जा रहा था बट उसने गेम खेल लिया था, वो नहीं गई थी। सो ऐसे ही येनिफर की जगह ये लोग फ्रेंजिला नेम की जादूगरनी को निल्फगार्ड में भेज देते हैं और फिर वो फ्रेंजिला भी काहिर के साथ मिलकर सिंट्रा के अगेंस्ट चली जाती है। तो अब उस साइड जब विचर और येनिफर अलग हुए थे तो येनिफर यहाँ ब्रदरहुड के पास वापस आ गई थी सॉर्डन हिल में। और जब इन लोगों को निल्फगार्ड के बारे में पता चलता है, उनके गलत इरादों के बारे में पता चलता है, तो ये सब मिलकर निल्फगार्ड के अगेंस्ट फाइट करने का फैसला कर लेते हैं। कुछ मेजर्स अलग हो जाते हैं बट टेसेया, येनिफर और कुछ लोग ये निल्फगार्ड के अगेंस्ट होते हैं। और इस साइड विचर ये येनिफर से अलग होने के बाद आ गया था अपनी डेस्टिनी के पास, मतलब सिरी के पास सिंट्रा में, और यहीं पर छुप गया था। एक्चुअली में इस व्हाइट वुल्फ को कैद कर लिया गया था, सिरी की ग्रैंडमदर ने इसको कैद कर लिया था ताकि ये कहीं जा ना पाए। और सिरी ने कभी भी विचर को ये अपने सो कॉल्ड फादर को देखा नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि वो कौन है। बट गेरोल्ड ने इसको एक बार देखा था, हालांकि इस टाइम इसको भी नहीं पता था कि सिरी कौन है। सो अब लास्ट में निल्फगार्ड और सिंट्रा के बीच वॉर स्टार्ट हो जाता है और बहुत फाइट के बाद निल्फगार्ड वाले सिंट्रा को पूरी तरह हरा भी देते हैं। गेरोल्ड भी यहीं था तो वो भी फाइट करता है। और जब कैलेंथी मतलब सिरी की ग्रैंड मदर इसको रियलाइज होता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, ये लोग हार चुके हैं, तो ये सिरी से बोलती है कि विचर को ढूंढो, मतलब गेरोल्ट ऑफ रिविया को ढूंढो, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। और यही कैलेंथी के लास्ट वर्ड भी थे क्योंकि इसके जस्ट बाद वो मर जाती है। एक्चुअली इस पूरे सिंट्रा में हर कोई मर जाता है, त्रिवेदी भी नहीं बचता सिर्फ और सिर्फ सिरी बचती है। ये लोग किसी तरह उसको इस जगह से सही सलामत बाहर तो निकाल देते हैं वॉर के बीच से, बट जब तक गेरोल्ट सिरी को ढूंढ पाता वही निल्फगार्ड का वही काहिर आके सिरी को अपने साथ ले जाता है। हालांकि यहाँ पर अपने को सिरी की स्पेशल पावर देखने को मिलती है फर्स्ट टाइम, जहाँ वो अपने चीख से बोले तो स्क्रीम से जमीन में दरार डाल देती है। मतलब कितनी ज्यादा पावर होती है इसके अंदर, अंदाजा लगा सकते हो। और फिर ये काहिर से बच बचा के भाग जाती है। और इसकी जर्नी भी अच्छी थी, ये पहले एल्स लोगों से मिलती है, एल्स ह्यूमन नहीं होते, अलग स्पेशीज होती है इनकी। बट मीन वाली साइड सॉर्डन हिल में वॉर स्टार्ट हो जाता है निल्फगार्ड और उन सभी मेजर्स के बीच जो निल्फगार्ड के अगेंस्ट थे, येनिफर लोग मतलब। तो इनकी भी बहुत अच्छी फाइट होती है और यहाँ पर मैजिक के बहुत से रंग रूप होते हैं, मतलब लाइट मैजिक, डार्क मैजिक, ऐसे करके कुल मिला के टेसेया और कुछ मेजर्स के हिसाब से लाइट मैजिक बोले तो अच्छा मैजिक यूज करने की इजाजत होती है। बट निल्फगार्ड के लोग इस चीज को नहीं मानते, सो ये डार्क मैजिक का भी यूज करते हैं, मतलब वो मैजिक जिसका यूज करना इन्हें मना होता है। सो इस वजह से ये सब मतलब निल्फगार्ड वाले ये वॉर को जीत रहे होते हैं और सामने वाले बहुत बुरी तरह हार रहे होते हैं। बट लास्ट में आती है येनिफर, इसके पास भी कोई रास्ता नहीं बचता और टेसेया ने भी इससे पहले बोला था कि अपने केओस को स्टोर करके रखो, मतलब अपनी पावर स्टोर करके रखो कुल मिला के, और सही टाइम पे अपनी फुल पावर का यूज करना। सो येनिफर भी अपना फायर मैजिक यूज करती है। फायर मैजिक भी डार्क मैजिक में आता है, इसको भी यहाँ पर लोगों के लिए यूज करना अलाउ नहीं होता किसी रीजन की वजह से, बट येनिफर इसका यूज करती है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल सॉर्सरेस होती है। ये अपने फुल पोटेंशियल से मजे के निल्फगार्ड वासियों को जला के मार डालती है। एक्चुअली ये पूरे जंगल में आग लगा देती है, लंका लगा देती है सबकी, मतलब जिसमें इसके खुद के साथी भी थोड़े बहुत घायल हो जाते हैं। और इसके बाद येनिफर एकदम लापता हो जाती है और एक तरीके से मेजर्स लोग निल्फगार्ड के अगेंस्ट इस वॉर को जीत जाते हैं क्योंकि निल्फगार्ड के जितने भी लोग बचे थे वो बहुत कम थे। सो उनके पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, फ्रेंजिला और काहिर वगैरह। और इस साइड विचर जिसकी डेस्टिनी जुड़ी हुई थी सिरी से, सो दोनों के दोनों घूम फिर के फाइनली आपस में टकरा जाते हैं। इनकी मिलन स्टोरी काफी अच्छी थी। एक लेडी होती है जो सिरी की हेल्प करती है, इसको अपने घर लेके आती है आराम करने के लिए, और उसी लेडी का हस्बैंड टकरा जाता है गेरोल्ट से और वो उसकी हेल्प करता है। और जब वो गेरोल्ट को अपने साथ घर लेके आता है तो यहाँ पर जंगल के बीच में सिरी फर्स्ट टाइम टकरा जाती है गेरोल्ट से। डेस्टिनी बाबू भैया, डेस्टिनी। और इसको बताना नहीं पड़ता कि गेरोल्ट कौन है, ये उसको देख के ही समझ जाती है कि हाँ यही गेरोल्ट ऑफ रिविया है जो इसकी ग्रैंडमदर ने मरने से पहले मेंशन किया था। और ये एक ही चीज़ पूछती है गेरोल्ट से कि येनिफर कौन है। इसको एक्चुअली में वियर्ड ड्रीम्स आते हैं या विजन्स आते हैं बोल सकते हो, जिसमें इसको पता चला था एक लेडी के बारे में, येनिफर। और येनिफर का मैंने बताया था वो लापता हो गई थी उस वॉर के बाद। तो अब एग्जैक्ट इसी पॉइंट से सीजन 1 एंड हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा वाली खिचड़ी पक गई होगी, आई नो, स्टोरी ऐसी है, बट आगे और सीजन में सब कुछ क्लियर होने लगेगा। और सीजन 2 फिलहाल आ चुका है, जिसमें अपने को सिरी के बारे में और जानने को मिलेगा। और जैसा मैंने बताया मेन कैरेक्टर यही है सिरी, मेन बेस यही है स्टोरी में। और इसका अब जो बापू बन चुका है विचर, तो इसको तो इसके साथ रहना ही होगा, नॉर्मल है। और येनिफर की भी डेस्टिनी जुड़ी हुई है गेरोल्ट से, तो वो भी सीजन 2 में आएगी ऑब्वियसली। सब कुछ यहाँ पर डेस्टिनी का ही चक्कर है, कहीं भी जाएंगे लोग घूम फिर के साथ में ही टकरा जाएंगे आखिर। खैर सीजन 1 तो मुझे काफ़ी पसंद आया था और मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस बिना आंसर के छोड़ दिए गए हैं, बहुत सी मिस्ट्री बाकी है भी सीजन 1 में, तो सीजन 2 में दिखेगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो तुमको विचर की दुनिया से कोई ना कोई डीमन आके उठा के ले जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहते तो जो बोला है कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।